कृषि उत्पादन के बाद अब अगला बिंदु जो है जिसे हमें समझना है और जो हमारे इस अध्ययन का हिस्सा है वह है ग्रामीण समुदाय। जब हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन समाहित होते हैं, किन किन का समायोजन, किस तरह से वर्गों का समायोजन और किन किन वर्गों का समायोजन किया गया है, ये देखना है। उपर्युक्त जानकारी से तो स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी तक जो हमने बात पढ़ी सतत रूप से ये स्पष्ट हो रहा है, दृष्टिगोचर है कि किसान तत्कालीन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग थे और वे किसान जो गांव में रहते थे और 85% जनता गांव में रहती थी। क्योंकि किसानों की इसमें बहुत पर्याप्त भागीदारी थी इसलिए उत्पादन भी बहुत होता था, पर्याप्त उत्पादन दिखता था और मुगल कालीन समाज में कृषि संबंधों पर उनका क्या असर पड़ता था ये हमको थोड़ा पढ़ना होगा। जो लोग इतने अच्छे उत्पादक थे ऐसे लोगों का समाज में क्या असर था और इसलिए खेती के विस्तार से जुड़े लोगों का अध्ययन भी जरूरी है। जो किसान यदि इतनी बड़े प्रतिशत में थे और यदि इतना उत्पादन करते थे तो समाज में उनका स्तर क्या था, समाज उनको कहाँ आंकता था, इसको भी हमें थोड़ा समझना होगा। और उसके साथ ही खेती का जो विस्तार हम देख रहे हैं सतत रूप से, इस विस्तार में जिन लोगों का योगदान था वे भी समाज में कहाँ बैठते थे ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। इन लोगों के बीच के रिश्ते, चाहे किसान का जमींदारों के साथ, अन्य वर्गों के साथ, इनके बीच के झगड़े, इनका भी थोड़ा सा हमको अध्ययन करना जरूरी है, थोड़ा हमको इन पे गौर करना है। हम जानते हैं कि किसान व्यक्तिगत रूप से भूमि के स्वामी थे, ये तो हमने पहले ही जान लिया है कि किसानों को राजा ने व्यक्तिगत स्वामी माना था, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी। उस हद तक किसानों की इज्जत थी क्योंकि वे भूस्वामी थे। लेकिन दूसरा सवाल जहाँ तक ये बात है तो ये जो व्यवस्था थी ग्रामीणों की, एक तरीके से कृषि समुदाय ग्रामीण समुदाय का ही एक हिस्सा हो गया था। दूसरे शब्दों में कि उनके सामाजिक अस्तित्व का जहाँ तक सवाल है वे कई मायनों में ग्रामीण समुदाय का एक अस्तित्व बने हुए थे और उसका एक हिस्सा बने हुए थे। इस ग्रामीण कृषक समुदाय के 3 घटक थे। ग्रामीण कृषक समुदाय के 3 हिस्से माने जा सकते हैं। पहला खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव का मुखिया, ग्राम मुखिया या जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहा जाता था। ये जो 3 घटक थे, जो 3 भाग थे, ये मिलकर एक तरीके से ग्रामीण समुदाय बनाते थे जिसका किसान समुदाय एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। जाति और ग्रामीण परिवेश की यदि बात करें तो जातियों का उस काल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। चाहे वे व्यावसायिक रूप से किसी भी एक क्षेत्र में क्यों ना हो, जाति की विभिन्नता उनके व्यावसायिक समाज में भी बनी हुई थी। तो जाति और ग्रामीण परिवेश में जातीय भेदभाव के कारण कई समूह बने हुए थे और इसके बटे होने के कई कारण भी थे, कई परिणाम भी थे। किसान स्वयं भी कई समूह में बट गए थे क्योंकि जाति आधार वहां भी काम आ रहा था। 20% समाज के 20% लोग निम्न वर्ग के थे, जिन्हें सवर्ण या उच्च वर्ग के लोग, जिन्हें शूद्र विशेष कहते थे, शूद्र कहते थे, ऐसे लोगों की संख्या 20% थी। किसान लोगों को एक तरीके से इसमें बांटकर ऐसी कोशिश की गई थी कि इनके संबंधों
का निर्धारण जाति के आधार पर ही होगा। दूसरे शब्दों में, आर्थिक संबंधों का, इनके सामाजिक संबंधों का निर्धारण करते समय भी जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी, एक महत्वपूर्ण खेल खेलती थी। किसान यद्यपि अपने व्यावसायिक स्तर पर एक थे, लेकिन उसमें भी खेतीहर किसान थे और वे संभवतः निम्न श्रेणी के थे। निम्न श्रेणी का होने के नाते उनको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, निम्न दृष्टि से देखा जाता था, और इस तरह के भेदभाव ने किसानों को बांट दिया था। और ये किसानों को बांटने की जो व्यवस्था थी, किसानों को बांटने का जो प्रयास था, यह भी शायद उच्च वर्ग के द्वारा किया गया एक जानबूझ का प्रयास था। पर्याप्त कृषि भूमि होते हुए भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें निम्न कार्य जिनसे करवाए जाते थे, लेकिन भूमि नहीं दी जाती थी। यदि चाहते तो उच्च वर्ग के लोग इतनी ज़्यादा भूमि होने पर निम्न वर्ग के लोगों को भूमि स्वामित्व दे सकते थे या किसी तरह की इस पर मनाही ना करते, लेकिन ऐसा नहीं था। पर्याप्त भूमि होने के बावजूद इस 20% निम्न श्रेणी के तथाकथित, जिनको निम्न श्रेणी का शूद्र कहा गया, इन लोगों से तथाकथित जिन्हें वे निम्न काम कहते थे, उनसे वे करवाए जाते थे। तो इस प्रकार जो ग्रामीण समुदाय और उसके ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो उसमें समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। कृषि समाज भी स्वयं कई विभाजित था और जाति इस विभाजन का मुख्य आधार हुआ करती थी। उदाहरण के लिए, जाति और ग्रामीण परिवेश के मामले में खेतों की जो जुताई का काम था, वे अधिकतर ऐसे लोगों से करवाया जाता था जो सवर्ण हिंदुओं के द्वारा जिन्हें निम्न समझा जाता था। जुताई का काम, खेतों की जुताई का काम सवर्ण हिंदू निम्न वर्ग के लोगों से करवाया करते थे, या जिन्हें वे निम्न समझते थे, क्योंकि उन्हें यह कार्य भी निम्न लगता था। या वो खेतों में जो लोग मजदूरी करते थे, तो मजदूरों और निम्न जाति के लोगों से सवर्ण के द्वारा जुताई करवाई जाती थी। ये तो जाति भेदभाव का परिणाम था, जिसके कारण आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं होते थे। किनके पास? इन मजदूरों के पास, निम्न वर्ग के लोगों के पास। और ये आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण ये लोग मजदूरी करते थे। परिणाम स्वरूप ये गांव का एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हुआ करता था कि जो विवशता पूर्वक दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। एक विशाल भाग का, ये समाज के एक बहुत बड़े भाग का हिस्सा था, बहुत बड़ा तबका होता था जो दरिद्रता की जीवन जीता था, क्योंकि उनके पास खुद के आर्थिक संसाधन नहीं थे और ये काफी कुछ कृषि की मजदूरी पर निर्भर थे। उच्च जाति के हिंदू शूद्रों से घृणा करते थे। ये ग्रामीण परिवेश की बात चल रही है, इस बात को आप बार बार ख्याल रखें। और वहां पर भी ये जाति प्रथा में ऊंच नीच की भावना तत्कालीन शासन में, तत्कालीन समाज में थी। वे घृणा करते थे और किसी भी तरह का सामाजिक मेलजोल भी नहीं रखते थे। उन्हें अपने किसी कार्यों में, उन्हें अपने किसी अनुष्ठानों में, उन्हें अपने किसी समारोहों में शामिल नहीं किया जाता था, नहीं करते थे, क्योंकि वे सवर्णों की नज़र में निम्न थे और उनका जो दायरा था इन निम्न वर्ग के लोगों का, वह केवल मजदूरी तक ही था या आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करने तक सीमित था। ऐसे कुछ कार्य थे जो सवर्ण नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे। वहां निम्न वर्ग के व्यक्तियों के माध्यम से कार्य कराया जाने में इन सवर्णों को किसी तरह की अड़चन नहीं थी।
हिंदुओं के संपर्क में जब ये मुस्लिम समाज आया तो वहां भी जाति भेद पैदा होने लगे। यानी हिंदू व्यवस्था का असर बाहर से आई हुई इस्लामिक मुस्लिम व्यवस्था पर भी पड़ने लगा और ये जाति प्रथा भारत में इतनी मजबूत हो चुकी थी, इतनी मजबूत थी उस समय कि उसका असर नई वर्ग व्यवस्था, नए समाज पर, जो इस्लामिक समाज था, उसमें भी होने लगा। वहाँ भी जाति भेद पैदा होने लगे और निम्न जाति के मुसलमानों का वही हाल था जो निम्न जाति के हिंदुओं का, यानी तंगहाली और गरीबी। तो इस प्रकार मुसलमानों में भी वर्गीकरण होने लगा था। शासकीय वर्ग और मजदूर वर्ग या निम्न वर्ग का वो तबका जो आर्थिक रूप से विपन्न था, यह मुसलमानों में भी पाया जाने लगा। ना तो उच्च जाति के मुसलमानों की बस्तियों में रह सकते थे वे लोग और न ही उनके साथ किसी तरह के सामाजिक संबंध रख सकते थे। यानी वही स्थितियां थी कमोबेश जो हिंदू वर्गीकरण में देखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। मुस्लिम में भी यही प्रथा चल पड़ी। यदि उदाहरण की बात करें तो मुस्लिम समुदायों में हलाल खोर का कार्य करने वाले लोग गांव की सीमा से बाहर रहते थे। यानी हलाली का जो काम करते थे उन्हें निम्न वर्ग का घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और निम्न वर्ग के हिंदुओं की तरह उनकी भी सीमा बना दी गई थी और ये लोग इस सीमा के बाहर रहते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं को निम्न जाति समझा जाता था। मल्लाह जादा क्या? जो लोग नाव चलाने का काम करते थे, मल्लाह थे। इन्हें भी बिहार में निम्न जाति का माना जाता था। इनकी स्थिति भी दास जैसी होती थी, यानी गुलाम की तरह इनके साथ बर्ताव होता था। इन निम्न जाति से संबंधित लोग, चाहे वे हिंदू हों चाहे मुसलमान, उनको अब हम समझ सकते हैं समाज में किसी भी तरह का सम्मान नहीं था और आर्थिक स्थिति तो अच्छी थी ही नहीं। सच्चाई तो यह है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उनका समाज में स्थान भी अच्छा होगा और यदि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उसका एक कारण था कि सवर्ण चाहते भी थे कि ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न ना होकर के विपन्न ही रहें ताकि ये निम्न जाति के ही बने रहें और ऐसे कार्य करें, ऐसे कार्य करवाए जा सके इनसे जिसे सवर्ण लोगों से नहीं किया जाता था। ऐसा मालूम होता है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में जाति, गरीबी और सामाजिक स्तर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध था। ऊंची जाति हो तो ऊंचा सम्मान, ऊंचा सम्मान है तो सामाजिक स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप से भी आप अमीर रहेंगे। यदि आप गरीब हैं तो आप निम्न जाति के हो जाएंगे, आर्थिक रूप से विपन्न रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, कंगाल रहेंगे और दास जैसी स्थिति रहेगी, समाज से बाहर रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे, आदि आदि। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के समाज में जाति, गरीबी और सामाजिक स्तर, इनमें एक बराबर संबंध था, प्रत्यक्ष संबंध था। यदि गांव में भिन्न भिन्न जातियों और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होता था किंतु इनमें छोटे मोटे काम करने वाले खेतीहर मजदूरों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। ये स्थिति यकीनन उस समय थी कि जो पंचायतें होती थी, गांव की जो समिति होती थी, जो गांव का प्रशासन देखती थी, उसमें उन सभी तबकों का प्रतिनिधित्व था जो आर्थिक रूप से संपन्न थे और यदि आर्थिक रूप से संपन्न थे इसका मतलब वे उच्च वर्ग के थे और यदि उच्च वर्ग के थे इसका मतलब समाज में प्रतिष्ठित थे। पर निम्न वर्ग के लोगों का, जो छोटे मोटे काम करते थे, खेतीहर मजदूर थे, उन्हें शायद
प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। इसलिए हम कह सकते हैं और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तत्कालीन कृषक समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का निर्धारण जाति के द्वारा किया जाता था। यानी जाति कृषि व्यवस्था पर भी हावी थी और किसानों को हीन दृष्टि से, खासकर मजदूरों को निम्न दृष्टि से, निम्न वर्ग का मानते हुए हीन दृष्टि से देखा जाता था। जाति और ग्रामीण परिवेश में निम्न वर्ग के लोगों की बात करने के बाद अब थोड़ा हम मुड़ते हैं मध्यम वर्गीय किसान परिवारों की ओर। आखिर उनकी स्थिति कैसी थी? मध्यम वर्गीय किसान परिवार, उनकी स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं थी जैसी कि निम्न वर्ग की थी। 17वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी के जो ग्रंथ हैं, जो विवरण हैं, उसमें तो मालूम पड़ता है कि मारवाड़ी राजपूत, उनका भी उल्लेख किसान के रूप में किया गया है। साथ ही जाटों को भी उसमें जोड़ा गया है। अब ये जाट, मारवाड़ी राजपूत, ये लोग किसान की श्रेणी में आने में कोई हिचक नहीं रखते थे, किंतु जाति व्यवस्था में राजपूतों के नीचे थे जाट, उनसे निम्न थे। ये व्यवस्था भी उस वर्ग सिस्टम में बनी हुई थी, वर्ग प्रथा में बनी हुई थी। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, जहाँ वृंदावन है, वृंदावन का जो क्षेत्र है, उसके आसपास गौरव जाति, गौरव समुदाय जो कहलाता है, वो गौरव समुदाय शताब्दियों से जमीन की जुताई कर रहा था, यानी कृषि में जुड़ा हुआ था। किंतु 17वीं सदी में उन्होंने राजपूत होने का दावा कर दिया और इस तरीके से वे अपने को राजपूत के रूप में समाज में सामने रखने लगे। शायद उससे उनको यह फायदा था कि इनकी जो जाति थी थोड़ी ऊपर उड़ गई, शायद जाट से भी ऊपर हो गया। पशुपालन, बागवानी और उसके बाद उसमें जो लोग कार्य करते थे, मूल रूप से अहीर, गुर्जर और साथ ही माली, इन जातियों का भी सामाजिक स्तर उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ बढ़ने लगा। दूसरे शब्दों में, ये जो जातियां थीं, सामाजिक दायरे में तो ये सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार तो ये काफ़ी निम्न थीं, लेकिन जैसे जैसे इनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती गई, जैसे जैसे ये आर्थिक रूप से धनी होते गए, वैसे ही वैसे इनका समाज में जो स्तर था, सामाजिक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, वह भी उठता गया। गुर्जर, माली, अहीर। पूर्वी क्षेत्र की ओर यदि बात करें, यानी बंगाल, उड़ीसा, असम की तरफ, तो वहाँ पे तो सदगोप और कैवर्त, ये पशुपालन और मत्स्य पालन, ये पशुपालक थे और मत्स्य पालन भी करते थे, मछुआरे थे। ये जातियां भी सामाजिक स्तर में ऊपर आ गई। तो इस प्रकार हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं जिसमें निम्न श्रेणी में रहने वाली जातियां अपनी आर्थिक संपन्नता के साथ साथ समाज में भी ऊपर आने लगी। और मात्र ऊपर ही नहीं आती थी, ये अपने को किसान कहने में इन्हें एक तरीके से सरलता थी, किसान कहने में इन्हों एक तरीके से इनको गौरव मिलता था और इस प्रकार सामाजिक स्तर में ऊपर उठकर किसानों जैसी स्थिति ये पाने लगे। इसका मतलब इससे पूर्व ये लोग काफ़ी निम्न स्तर में थे और अब किसानों के स्तर पर आने लगे। बात स्पष्ट हो जाती है। इससे ये बात बड़ी स्पष्ट है कि मध्यकालीन कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का निर्धारण जब होता था तो उसमें जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी।
दूसरे शब्दों में सामाजिक, आर्थिक स्थिति और जाति व्यवस्था, इन तीनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध था। एक तरीके से ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे।